नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे तक हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि रूस के भीतर तक कर सकता है ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल। भड़का रूस। बयान को बताया रूस के खिलाफ युद्ध की पश्चिमी देशों के किसी बड़ी नेता की स्वीकारोक्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन रफाह के लिए तैयार कर रहा है आकस्मिक योजना। कहा रफाह पर हमला सहायता कार्यों के लिए होगा बड़ा झटका। तुर्की ने इजरायल के साथ व्यापार संबंध निलंबित किए। इजरायल ने बताया दोनों देशों के बीच संयुक्त समझौतों का उल्लंघन। ब्रिटेन के आम चुनाव से प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बड़ा झटका। स्थानीय निकाय चुनाव समेत उपचुनाव में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को मिली करारी हार। प्रधानमंत्री सुनक ने कहा लेबर पार्टी की जीत निराशाजनक। नाइजर में अमेरिकी सैनिकों के एयरबेस परिसर में रूसी सैनिक भी तैनात। अमेरिकी सैनिकों के नाइजर छोड़ने के आदेश के बाद रूसी सैनिकों की हुई तैनाती। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा अमेरिकी सैनिकों को नहीं है कोई खतरा। ब्राजील के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 30 से अधिक की मौत, 60 अन्य लापता। 154 शहरों में हजारों लोग विस्थापित। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी रूस के खिलाफ यूक्रेन को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने यूक्रेन को आवश्यकता रहने तक 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करने की घोषणा की है, जिसके बाद रूस ने कैमरन के बयान की कड़ी निंदा की है। क्रेमलिन ने कहा उनका बयान सीधे तौर पर मामले को तूल देने वाला है। इस बीच रूस ने इस साल यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने का दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। यूक्रेन अपने सहयोगियों के सामने बार बार हथियारों की कमी की शिकायत कर रहा है। इस बीच अमेरिका समेत दूसरे सहयोगियों ने यूक्रेन को नए सैन्य सहायता पैकेज मुहैया कराए हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन कीव पहुंचे और यूक्रेन को जरूरत रहने तक प्रतिवर्ष 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये यूक्रेन पर निर्भर करता है कि वो ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल कैसे करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन हथियारों का रूस के भीतर लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 3 अरब पाउंड सिर्फ इस साल नहीं है, बल्कि आगे सालों के लिए भी रहेगा जब तक आपको जरूरत होगी। बहुवर्षीय पैकेज से न सिर्फ हम आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि दूसरे देशों से भी ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। रूस ने कैमरन के बयान की कड़ी निंदा की है। क्रेमलिन ने कहा है कि उनका बयान सीधे तौर पर मामले को तूल देने वाला है। यह यूक्रेनी संघर्ष के आसपास तनाव में प्रत्यक्ष वृद्धि है, जो संभावित रूप से संपूर्ण यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैमरन का बयान इस बात की स्वीकारोक्ति है कि पश्चिम यूक्रेन के जरिए रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। यह पहली बार है कि किसी पश्चिमी राजनेता ने स्वीकार किया है पश्चिमी देश यूक्रेन के बहाने रूस के खिलाफ एक सीधा युद्ध लड़ रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने इस साल यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने का दावा किया है। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सेनाएं सभी अग्रिम पंक्तियों से पीछे हट रही हैं। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ने रविवार को कहा था कि कीव के अधिक संख्या में सैनिक
पूर्वी मोर्चे पर 3 गांवों के पश्चिम में नई स्थिति में वापस आ गए हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेनी सैनिकों को आपूर्ति करने वाले बुलेने में एक तेल डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को बहुत स्थानों से हटाने पर मजबूर कर दिया है। वर्ष की शुरुआत से हमने देश के नए क्षेत्रों में 547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं रूस ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर क्रीमिया या वहां के पुल पर किसी तरह का हमला किया गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं एक बार फिर वॉशिंगटन, लंदन और ब्रुसेल्स को चेतावनी देना चाहती हूं कि क्रीमिया के खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई को न सिर्फ विफल किया जाएगा बल्कि इसका विनाशकारी जवाब भी दिया जाएगा। रूस ने पश्चिम में एक ईंधन टर्मिनल को निशाना बनाने की योजना बना रहे यूक्रेनी समूह को मार गिराने का दावा किया है। रूस ने इस कार्रवाई को लेनिनग्राद क्षेत्र में अंजाम देने की बात कही है। रूसी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव के साथ एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे से कंजर्वेटिव पार्टी और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर दबाव बढ़ गया है। इसे सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी का 40 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। अपनी पार्टी में प्रतिद्वंद्विता से दबाव का सामना कर रहे भारतवंशी ऋषि सुनक पर अब विपक्षी लेबर पार्टी का हमला बढ़ने के आसार बन गए हैं। स्थानीय चुनावों में बढ़त के साथ ब्लैकपूल साउथ के संसदीय उपचुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टार्मर ने इस परिणाम को भूकंप लाने वाली जीत बताया है। ब्रिटेन में आम चुनाव से पहले हुए उपचुनाव में विपक्षी दल को मिली जीत से लेबर पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होता दिख रहा है। दरअसल ब्लैकपूल दक्षिण में लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी यानी सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को करारी शिकस्त देकर आम चुनाव में एक तरफा मुकाबले का संकेत दे दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सुनक की पार्टी को कई स्थानीय इकाई चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेबर पार्टी के उम्मीदवार क्रिस वेब ब्लैकपूल उपचुनाव 10,825 वोटों से जीता, जबकि कंजर्वेटिव उम्मीदवार 3218 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। एकमात्र संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार को पिछले 40 साल में सत्तारूढ़ दल का सबसे बुरा प्रदर्शन बताया जा रहा है। अपनी जीत से उत्साहित लेबर पार्टी ने इसे बदलाव की शुरुआत करार दिया। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी ने ब्रिटिश लोगों का विश्वास खो दिया है और ब्लैकपूल ने इस विफल सरकार को काफी झेला है, जिसमें अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, हमारी सार्वजनिक सेवाओं को नष्ट कर दिया और करों को बढ़ा दिया। यह बदलाव का समय है जो ब्लैकपूल से शुरू हुआ। ब्लैकपूल पूरे देश की आवाज है। यहाँ के लोगों को ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को सीधा संदेश भेजने का मौका मिला और उनका संदेश था कि वह बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। दरअसल लेबर उम्मीदवार क्रिस वेब ने कंजर्वेटिव के नेता डेविड जोन्स को उस निर्वाचन क्षेत्र में हराया जहां टोरी ने साल 2019 में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ब्लैकपूल उपचुनाव में लेबर पार्टी को मिली प्रचंड जीत के साथ स्थानीय चुनाव में मिल रही बढ़त और हालिया सर्वे ने विपक्षी दलों के बीच इस बात के लिए माहौल तैयार कर दिया है कि आम चुनाव में स्टार्मर को जीत मिल सकती है, जो कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल के शासन का अंत कर सकता है। और समाचार में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए बढ़ते हैं आगे। नजर डालते हैं एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर।
इजराइल की ओर से दक्षिणी गजान शहर रफाह पर किए जा रहे हमलों ने संयुक्त राष्ट्र की चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि रफाह पर हमले से लाखों लोगों का जीवन दांव पर लगा है। रफाह पर अब तक किए गए हमलों के बाद करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। ऐसे में निराश्रित लोगों तक सहायता पहुंचाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन रफाह के विस्थापितों के लिए आकस्मिक योजना पर काम कर रहा है। उधर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा के रफा पर हमले से लाखों लोगों की जिंदगियों के लिए खतरे के साथ साथ क्षेत्र में सहायता कार्यों के लिए भी बड़ा झटका होगा। इजराइल बार बार दक्षिणी गाजा के शहर रफा में हमास के खिलाफ व्यापक पैमाने पर अभियान चलाने की बात कर रहा है। हालांकि इजराइल का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा। 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में शुरू किए गए आईडीएफ के अभियान के बाद करीब 10 लाख विस्थापित रफा में शरण लिए हुए हैं। फिलहाल मुख्य रूप से रफा से ही सहायता कार्य को संचालित किया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यालय ओसीएचए फिर भी हमले की स्थिति में सहायता अभियान को जारी रखने का हर संभव प्रयास किए जाने की बात कह रहा है। ये कैसे किया जाएगा, इसका अध्ययन किया जा रहा है। The hundreds of thousands of people who are there. आपातकालीन राहत समन्वयक ने चेतावनी दी है, अगर हमला होता बड़े पैमाने पर नागरिकों के मारे जाने की संभावना है। साथ ही पूरे क्षेत्र में मानवीय कार्यों के लिए एक अविश्वसनीय झटका भी हो सकता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन रफा के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार कर रहा है। इस योजना में नए फील्ड अस्पताल भी शामिल हैं। अन्य तैयारियों में रफा के 3 अस्पतालों के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में उत्तर की ओर अस्पतालों में चिकित्सा आपूर्ति को बहाल करने की कोशिश भी शामिल है। WHO के आंकड़ों से पता चलता है कि युद्ध से पहले गाजा के 36 अस्पतालों में से केवल 1/3 ही आंशिक रूप से सक्रिय हैं। इजराइल हमास पर अस्पतालों को सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि हमास ऐसे आरोपों को खारिज करता है। लगभग सभी चिकित्सा आपूर्तियां राफा क्रॉसिंग अल आरिफ राफा क्रॉसिंग से होकर आती हैं। यदि सैन्य अभियान चला तो राफा क्रॉसिंग बंद कर दी जाएगी। इस बीच तुर्की ने इजराइल के साथ व्यापार संबंध निलंबित कर दिए हैं। अंकारा का कहना है कि तुर्की तब तक इस कदम को जारी रखेगा जब तक इजराइल क्षेत्र में मानवीय सहायता की निर्बाध और उचित आपूर्ति की अनुमति नहीं देता है। 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा $6.8 बिलियन थी। इजराइल ने तुर्की पर इजरायली निर्यात और आयात को अवरुद्ध करके संयुक्त समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है। गुरुवार की घोषणा से पहले तुर्की ने पिछले महीने इजराइल को निर्यात की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रतिबंध लगा दिया था। कल से शुरू होकर इजराइल के खिलाफ आयात और निर्यात सहित व्यापार रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गाजा में स्थायी युद्ध विराम सुरक्षित नहीं हो जाता है और साथ ही क्षेत्र में मानवीय सहायता का निर्बाध प्रवाह नहीं हो जाता है। उधर शुक्रवार को गाजा से लगे दक्षिणी इजरायली सीमा में क्रेशम शोलेम क्रॉसिंग के पास इंतजार करते सहायता ट्रकों की लंबी कतार देखी गई। साथ ही क्रॉसिंग के पास इजरायली टैंक भी देखे गए। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने क्रॉसिंग पर सहायता बिंदुओं का निरीक्षण किया था। इस दौरान सहायता समूहों ने गैर जरूरी अड़चन की शिकायत की थी। इस बीच यमन के हुती समूह ने कहा है कि अपनी सीमा के भीतर आने वाले किसी भी क्षेत्र में इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। उधर अमेरिका के अलग अलग विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन कर रहे छात्रों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार तड़के न्यूयॉर्क शहर के 2 विश्वविद्यालयों में दर्जनों फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां अब तक कुल 57 प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से 44 जबकि द न्यू स्कूल से 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रदर्शनकारियों के शिविरों को हटाने के बाद यहां साफ सफाई का काम किया जा रहा है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज।
करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं अफ्रीका नामा के जरिए अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरें। रूस और अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है, लेकिन अफ्रीकी देश नाइजर में दोनों देशों की सेनाएं साथ काम कर रही हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और रूस के सैनिक नाइजर में बीते कई हफ्तों से एक ही सैन्य अड्डे पर ठहरे हुए हैं। हालांकि नाइजर की सेना अमेरिका के सैनिकों को देश छोड़ने को कह चुकी है। इस बीच अमेरिका की रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि रूसी सैनिकों की तैनाती अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। वैसे तो पिछले कई हफ्तों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के जरिए अमेरिकी सेना पर नाइजर छोड़ देने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी सेना को उसी एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है जहां उसके सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। इस फैसले को लेकर जुंटा सरकार के अमेरिकी सैनिकों के देश छोड़ देने के आदेश पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। क्षेत्र में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका नाइजर में 2 ड्रोन बेस संचालित कर रहा है। पिछले साल हुए तख्ता पलट की अमेरिका ने कड़ी निंदा की थी। इसके बाद सैन्य सरकार के नेताओं ने मदद के लिए रूस का रुख किया। नाइजर की राजधानी नियामी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरबेस 101 पर तैनात रूसियों को सैन्य प्रशिक्षक बताया जा रहा है। हम विभिन्न अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अपने संबंध बढ़ा रहे हैं। हम अफ्रीकी राज्यों के साथ अपने संबंध विकसित करना जारी रखेंगे। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि रूसी सैनिक अलग परिसर में है और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए कोई जोखिम नहीं है। नाइजर में अमेरिका के करीब 60 सैनिक तैनात हैं। दरअसल नाइजर साहेल क्षेत्र का हिस्सा है जिसे इस्लामिक स्टेट समूह का नया वैश्विक केंद्र माना जा रहा है। ऐसे संगठनों की निगरानी के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को यहां तैनात कर रखा है। इनमें से अधिकतर सैनिक राजधानी नियामी से 750 किलोमीटर दूर अगादेज में तैनात हैं। हालांकि 101 बेस में कितने अमेरिकी सैनिक हैं इसकी कोई पुष्टि जानकारी उपलब्ध नहीं है। रूसी एक अलग परिसर में है और उनकी अमेरिकी सेना या हमारे उपकरणों तक पहुंच नहीं है। मुझे यहाँ हमारे बल की सुरक्षा के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं दिख रहा है। मार्च में नाइजर ने सभी अमेरिकी सैनिकों को देश छोड़ देने का आदेश दिया था। जुंटा सरकार ने अमेरिका पर नाइजर द्वारा चुने गए सहयोगियों के बारे में आपत्तियां उठाने का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका ने चाड और नाइजर में बने रहने की इच्छा जताई है। अमेरिका इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों को अफ्रीकी क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बता रहा है। 6 मई के चुनाव से पहले देश के सैन्य नेताओं द्वारा उनकी उपस्थिति पर चिंता जताए जाने के बाद बुधवार को दर्जनों सैनिक चाड से बाहर चले गए। नाइजर की जुंटा ने पहले सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद नागरिक शासन में वापसी के लिए 3 साल की समय सीमा का प्रस्ताव रखा था। बुर्किना फासो, माली और नाइजर सहित पश्चिम और मध्य अफ्रीका में 4 वर्षों में
8 तख्तापलट ने क्षेत्र में कमजोर होती लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चिंता पैदा कर दी है। पिछले साल नाइजर और बुर्किना फासो दोनों ने घोषणा की थी कि वे क्षेत्र में अलगाववादियों से लड़ने के लिए गठित G5 अंतर्राष्ट्रीय बल से हटने में माली का अनुसरण करेंगे। सैन्य शासित इन तीनों देशों ने आतंकी संगठनों से लड़ने के लिए स्वयं का समूह स्थापित किया। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि नाइजर से सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका किन क्षेत्रीय साझेदारों की वो रुख कर सकता है। और यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। खबर दुनिया की में एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अमेरिकाना के जरिए नजर डालते हैं अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। अमेरिकी राज्य एरिजोना में गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून समाप्त कर दिया गया है। एरिजोना सीनेट ने गर्भपात पर राज्य के 1864 के प्रतिबंध को रद्द करने के लिए हुए मतदान में निरसन को सीनेट ने 16-14 वोटों से पारित कर दिया था, जिसके बाद डेमोक्रेट गवर्नर केटी हॉब्स इस पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं। आपको बता दें कि 2 रिपब्लिकन सीनेटर्स ने प्रतिबंध को रद्द करने के पक्ष में मतदान करने के लिए पार्टी लाइन को पार कर लिया था। केटी हॉब्स के हस्ताक्षर के साथ ही अब एरिजोना में 160 साल पुराना गर्भपात प्रतिबंध कानून खत्म हो गया है। अमेरिका के एरिजोना राज्य की गवर्नर केटी हॉब्स ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाले करीब 160 साल पुराने कानून को निरस्त करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे अतीत का हिस्सा बना दिया है। राज्य के सीनेट द्वारा विधेयक को पारित करने के एक दिन बाद हॉब्स ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही राज्य में गर्भपात के अधिकारों पर लड़ाई का नया अध्याय शुरू हो गया है। कानून को निरस्त करने के लिए पारित हुए विधेयक के पक्ष में 16 जबकि इसके विरोध में 14 मत पड़े। 2 रिपब्लिकन सेनेटरों ने प्रतिबंध को हटाने के लिए पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया। एक प्रतिबंध जो एरिजोना के एक राज्य बनने से पहले ही 27 पुरुषों द्वारा पारित किया गया था। ये वो समय था जब अमेरिका गृह युद्ध का शिकार था और तब महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। हाल ही में एरिजोना के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध को बहाल करने का फैसला सुनाया था। तब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोर्ट के फैसले को क्रूर प्रतिबंध बताते हुए इसकी निंदा की थी। इस कानून को 1864 में लागू किया गया था, जब एरिजोना को राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं था। अदालत ने अपने फैसले में गर्भपात को घोर अपराध बताते हुए ऐसा करने वाले या इसके लिए किसी की मदद करने वालों को 2 से 5 साल की सजा निर्धारित की थी। हालांकि एरिजोना को राज्य का दर्जा मिलने के बाद 1864 के कानून को 1901 और फिर 1913 में संहिताबद्ध किया गया। इसमें गर्भधारण के छड़ से गर्भपात को गैर कानूनी घोषित किया गया, लेकिन महिला के जीवन को बचाने के लिए एक अपवाद भी शामिल था। 1864 के प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू होने के बाद राज्य में 2022 का पारित कानून लागू हो जाएगा। इसके तहत 15 सप्ताह के गर्भपात पर प्रतिबंध होगा। हालांकि आपात चिकित्सा स्थितियां इसमें शामिल होंगी, लेकिन बलात्कार या अनाचार के लिए कोई राहत नहीं है। इसके साथ ही इससे संबंधित संवैधानिक संशोधन भी मुद्दा बनता जा रहा है। हम भविष्य में इस लड़ाई को जारी और गर्भपात और प्रजनन स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा और प्रतिष्ठापित करते रहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रतिबंधों के तहत नहीं रहना पड़ेगा।
2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया था और इस मुद्दे पर फैसला लेने का अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया था। रूढ़िवादी नेतृत्व वाले राज्यों ने तुरंत अपनी सीमाओं के भीतर गर्भपात पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया। डेमोक्रेट्स को यकीन है कि गर्भपात अधिकार के समर्थन में जनता की राय उनके पक्ष में है। उन्होंने नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। अमेरिका में गर्भपात रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच बड़ा मुद्दा रहता है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भ व्यवस्था के 15 सप्ताह के आसपास गर्भपात कराए जाने पर राष्ट्रीय प्रतिबंध का समर्थन किया था। ट्रंप ने कहा कि वो गर्भपात पर एक नीति तैयार करने के संबंध में बातचीत करेंगे। इसमें बलात्कार, अनाचार के मामले बतौर अपवाद होंगे और मां के जीवन की रक्षा का मुद्दा शामिल होगा। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।